हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? कोई भी तो हमसे नमस्ते नहीं कर रहा है, हम ही कर लेते हैं नमस्ते। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये उस दिन हमने आप लोगों को पढ़ाया था धात्विक गुण तथा गलनांक और क्वथनांक। तो हमने कहा था कि धातुएं जो होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल क्षमता होती है, क्योंकि इनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब सब में 4s2 होता है या 4s1 होता है। 4s1 कॉपर और क्रोमियम में होता है, अपवाद वाले में, है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल क्षमता होती है, इसलिए धात्विक गुण होते हैं। बेटा धातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो धातु, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो उपधातु नहीं, वो अधातु होते हैं बच्चों। फिर से समझ लो, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो धातु, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो अधातु होते हैं। चूंकि इनके बाहरी कोश में 4s1 या 4s2 होता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आसानी से कौन त्यागते हैं? जिनके बाहरी कोश में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं और धातु प्रकृति के हो जाते हैं। वही चीज इनमें है। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं और ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात बच्चों स्टार्ट हो जाती है गलनांक क्वथनांक की। तो इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक क्वथनांक उच्च होने का मतलब है बच्चों कि इनको गलाने के लिए या इनको उबालने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इनको गलाने के लिए या इनको उबालने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसलिए कहा जाता है कि इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है बच्चों, उच्च होने का कारण हमने बताया था कि कोई भी धातु हो उनमें धातु बंध तो होते ही होते हैं। कोई भी धातु हो उनके बीच, जैसे Fe बहुत सारे Fe, करोड़ों Fe हैं, तो वो आपस में किसी से जुड़े हैं बच्चों? वो आपस में धात्विक बंध से जुड़े हैं। और जब ये बंध टूटेगा तभी ये अलग अलग होंगे, और जब ये अलग अलग होंगे तभी ये गलेंगे या फिर उबलेंगे। तो इनको गलाने के लिए या इनको उबालने के लिए ज्यादा ताप की आवश्यकता होती है। क्यों? प्रश्न ये है। तो ज्यादा ताप की आवश्यकता इसलिए होती थी क्योंकि इनमें धातु बंध होते थे, और साथ ही साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध भी बना लेते थे। तो 2 प्रकार के बंध बन जाते हैं इनमें, 2 प्रकार के बंध बन जाते हैं, इसलिए धात्विक गुण, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ये सब हमने पढ़ाया था। जिंक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए सहसंयोजी बंध बनाता नहीं है। सहसंयोजी बंध बनाता नहीं है तो केवल और केवल कौन से बंध रह जाते हैं? धात्विक बंध रह जाते हैं। तो इसमें 2 बंधों को तोड़ना होता था तो ज्यादा ताप की आवश्यकता होती थी। इसमें केवल एक ही बंध को तोड़ना है, इसलिए कम ताप की आवश्यकता है। इसलिए संक्रमण धातुओं के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, जिंक का गलनांक क्वथनांक उच्च नहीं होता है। बच्चों क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो कि इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और उसका नाम है घनत्व। घनत्व बच्चों एक फार्मूला होता है, परमाणु क्रमांक समानुपाती घनत्व। मतलब जितना ज्यादा परमाणु क्रमांक होगा उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा परमाणु क्रमांक होगा उसका घनत्व भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आप लोग कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ लें? घनत्व की प्रॉपर्टी पढ़ लें। घनत्व की डेंसिटी, सिक टाई वी सर मन फी को नी कु जिन 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। बच्चों एक बार बताओ कि इस सीरीज में बाएं से दाएं चल रहे हैं तो इनके परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं? बच्चों बताओ, जवाब दो। अरे छोटे भाई बहन से पूछो, वो बता देगा कि इनके जो है परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं। और जब बच्चों परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे तो इनका घनत्व भी बढ़ेगा। तो वही लिख देंगे कि परमाणु क्रमांक बढ़ने पर इनके घनत्व ज्यादा होते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने पर इनके घनत्व भी बढ़ जाते हैं। ये बहुत अनइम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, कुछ एग्जाम में आता नहीं है इसके बारे में।
फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, उत्प्रेरक गुण। उत्प्रेरक गुण बेटा जो संक्रमण धातुएं हैं वो उत्प्रेरक की तरह प्रयोग की जाती है। हमने एक उत्प्रेरक चैप्टर भी आप लोगों को पढ़ाया है, शायद याद हो आप लोगों के लिए, शायद याद हो, शायद ही याद होगा। उत्प्रेरक गुण हमने आप लोगों को पढ़ाया था। तो बच्चों हमने उसमें बताया था कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करती हैं। संक्रमण धातुएं जो होती हैं बच्चों वो उत्प्रेरक जानते हो, अरे भाई मेरे, जो क्रिया के वेग को या तो बढ़ा दे या फिर क्रिया के वेग को घटा दे, वही तो उत्प्रेरक कहलाते हैं। जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे या जो पदार्थ अभिक्रिया के वेग को घटा दे वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो उत्प्रेरक की भांति प्रयोग की जाती हैं। वजह क्या है, कारण क्या है कि क्यों संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक की तरह प्रयोग की जाती हैं? तो इसका बच्चों दो जवाब, इसके दो कारण होते हैं। किसी भी उत्प्रेरक के लिए दो बातें आवश्यक हैं। किसी भी तत्व को अगर वो उत्प्रेरक की तरह बिहेव कर रहा है तो उसमें दो क्वालिटी होंगी, या उत्प्रेरक बनने के लिए दो क्वालिटी हो। अगर मेरे अंदर दो क्वालिटी आ जाए तो मैं भी उत्प्रेरक की तरह काम करने लगूंगा। अगर मेरे अंदर दो खूबियां आ जाएं, दो प्रॉपर्टी आ जाएं, दो गुण आ जाएं तो मैं भी उत्प्रेरक की तरह काम करने लगूंगा। और वो दो गुण कौन कौन से हैं? एक तो बच्चों होता है परिवर्ती संयोजकता या परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। एक तो उस तत्व के लिए परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करना चाहिए, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करना चाहिए। दूसरा उसके पास परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने चाहिए। और दूसरा यह है कि दूसरा कुछ हमें याद नहीं आ रहा है, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, और दूसरा एक गुण अभी और है, अभी याद आ जाएगा। तो संक्रमण धातु में परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करना चाहिए। मेन होती भी यही है, मेन होती भी यही है। तो इसलिए संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक की तरह प्रयोग की जाती है। बस इतनी से एक एग्जाम्पल डाल दो, N2 + 3H2 = 2NH3। N2 + 3H2 = 2NH3। और यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में कौन यूज किया जाता है? Fe यूज किया जाता है। ठीक है। और दूसरी बेटा कि उस पर मुक्त संयोजकताएं होनी चाहिए। याद आ गया, मुक्त संयोजकताएं होनी चाहिए। तो उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करने के लिए एक तो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या होनी चाहिए और दूसरी मुक्त संयोजकताएं। अगर मैं परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर रहा हूं, मैं मुक्त संयोजकताएं मेरे पास हैं, तो निश्चित रूप से मैं उत्प्रेरक की तरह काम करूंगा। कोई भी उत्प्रेरक हो उसमें दो खूबियां होनी चाहिए, या तो वो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करे और उस पर मुक्त संयोजकताएं हों। संक्रमण धातुओं में ये दोनों खूबियां पाई जाती हैं। संक्रमण धातुओं में ये दोनों खूबियां पाई जाती हैं, इसलिए संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक की तरह प्रयोग की जाती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार के तत्व उत्प्रेरक की तरह प्रयोग किए जाते हैं और क्यों। क्वेश्चन को फिर सुनिए, किस प्रकार के तत्व उत्प्रेरक की तरह प्रयोग किए जाते हैं और क्यों। जवाब सुनिए, संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक की तरह प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि इनमें उत्प्रेरक होने के लिए जो दो निम्न गुण होने चाहिए वो होते हैं। नंबर 1 परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, नंबर 2 मुक्त संयोजकताएं। चूंकि ये दोनों गुण संक्रमण धातुओं में होते हैं, इसलिए संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक की तरह प्रयोग की जाती हैं। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हमने जब आपको उत्प्रेरक चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर हमने उत्प्रेरक के सिद्धांत पढ़ाए थे। एक माध्यमिक यौगिक सिद्धांत पढ़ाया था, याद आ रहा है? एक अवशोषण सिद्धांत पढ़ाया था और एक अधिशोषण सिद्धांत, और तीसरा आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत पढ़ाया था। आप लोग अगर याद होता
तो ये पॉइंट समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती, और अगर याद नहीं है तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। अब बच्चों वही मुक्त संयोजकता, वही परवर्ती कैसे उसकी मैकेनिज्म है, तो अगर वही चीज़ हम फिर से यहाँ पर पढ़ाने लगे तो हम फिर से उत्प्रेरक वाले चैप्टर पहुँच जाएंगे और हम पिछड़ जाएंगे और हमारा कोर्स जो है वो प्रभावित होने लगेगा। तो इसलिए कोई पुरानी चीज़ होती है, हल्का सा याद दिला दिया जाता है, लेकिन अब आप कहो कि सर पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाओ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, आप लोग ये समझ रहे होंगे, पूछना चाह रहे होंगे, तो अब यही हम पढ़ाएंगे, परवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। परवर्ती ऑक्सीकरण संख्या बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो भी हो, हैशटैग परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। बेटा परवर्ती ऑक्सीकरण संख्या का मतलब जो अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बदल ले, मतलब कभी +2 दिखाए, कभी +3 दिखाए, कभी +4 दिखाए, कभी +5 दिखाए। हमने बेटा परवर्ती ऑक्सीकरण संख्या आप लोग वो ऑक्सीकरण संख्या निकालना हमने आप लोगों को एक दिन सिखाया था, शायद याद हो, कुछ हमने होमवर्क भी मांगा था आप लोगों से, आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने करके दिखाया भी था। तो ये परवर्ती ऑक्सीकरण संख्या है। तो ये जो संक्रमण धातु होते हैं वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या को परिवर्तित करते हैं, मतलब कभी +2 दिखाते हैं, कभी मतलब +2 भी दिखाते हैं, +3 भी दिखाते हैं, +4 भी, +5 भी, और प्लस आगे भी, या प्लस इससे कम भी। बताते क्यों हैं, क्यों अपनी ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं? बेटा याद करो, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या 2n-1d 1 से लेकर 10 तक होता है। 10 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, वैसे कायदे में 9 वाला लिखना चाहिए, क्योंकि संक्रमण धातुएं वो होती हैं जिनमें आंशिक बड़े डी कक्षक होते हैं, बट D10 वालों को भी संक्रमण तत्व मान लेते, होते नहीं हैं, मान लेते हैं, इसलिए 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में 9 होता है। चलिए ठीक है। अच्छा तो बेटा देखो, बाहरी कोश यही तो हुआ, और अरे भैया ये 4s है, अरे अपने लोग लिखते नहीं थे, ये 4s है तो ये 3d है, तो बाहरी कोश ये हुआ। तो अगर 4s इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मतलब अगर NS का एक एग्जाम्पल ले लिया 4s, अगर NS इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब तो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +1 या फिर +2। अच्छा NS और n-1 मतलब 4s और 3d, बेटा n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4 से कम नहीं होगा, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, 8 नहीं, 7 जनरली 7 तक होते हैं, क्योंकि 7 ही आवर्त होते हैं। तो अगर ये 4 है तो फिर ये 4 है, तो फिर ये 3 है, ये 4 है तो ये 3 है, एक कम है ना, ये 5 है तो ये 4 है, ये 6 है तो ये 5 है। तो एक एग्जाम्पल ले लिया 4s और 3d का। तो हमारे कहने का मतलब है कि NS और n-1d जो कक्षक होते हैं, इनकी ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम होता है। बच्चों ये कौन सी कोश का है, चलो इसके एग्जाम्पल से समझो, ये चौथी कोश का है और ये तीसरी कोश का है, ये कोश की संख्या को बताता है। चलो बनाते हैं, तीसरी और चौथी। देखो ये सब दूर दूर हैं, लेकिन तीसरी कोश और चौथी कोश देखो पास पास में है। क्यों? क्योंकि इनकी ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम है बच्चों, इनकी ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम है, तो इसलिए 4s भी अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और 3 वाला भी, तीसरी कक्षा वाला भी अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। कहने का मतलब NS और n-1d कोश में ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम होता है, इसलिए NS भी अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और n-1d भी अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। बच्चों अगर NS इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अगर NS इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो बच्चों इसके पास कितने हैं, 1 से लेकर 2 तक, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जाएगी और +2 हो जाएगी। और अगर D त्यागता है तो +2 से ज्यादा हो जाएगी, तो ऑक्सीकरण संख्या +2 से ज्यादा हो जाएगी। तो कोई आप लोगों से प्रश्न करे कि भैया देखो ये क्वेश्चन सब, ये टॉपिक बहुत समझने वाले हैं, और ये टॉपिक उन्हीं बच्चों के समझ में आते हैं जिन्होंने पिछला पढ़ा है बढ़िया करके।
और पिछला नहीं पढ़ा है तो ये नहीं समझ में आएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा इनमें, और दिमाग लगा दिया तो यकीन जानो इनसे सरल कोई चैप्टर नहीं है। और दिमाग नहीं लगाया, पिछली चीजें याद नहीं की, पिछले कॉन्सेप्ट माइंड में है नहीं, तो इससे कठिन कोई चैप्टर है नहीं। फैसला तो लोगों के हाथ में है कि पिछला पढ़ के इसको पढ़े, पढ़ के नहीं, पिछला समझ कर इसको पढ़े, या फिर डायरेक्ट पढ़ ले। डायरेक्ट पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। पिछला जो कुछ भी हमने पढ़ाया है अगर वो पढ़ोगे और उसके बाद ये पढ़ोगे तो ये बहुत ही सरल लगेगा। तो बच्चों हमने क्या कहा, हमने कहा कि NS और N-1D कोश में ज़्यादा अंतर नहीं होता है इनकी ऊर्जाओं में ज़्यादा अंतर ना होने की वजह से NS भी अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और N-1D भी अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। यदि NS अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ऑक्सीकरण संख्या +1 या +2 होती है, और अगर N-1 अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ऑक्सीकरण संख्या +2 से ज़्यादा हो जाती है। +2 से ज़्यादा का मतलब +3, +4, +5। ठीक है। अगर हम बच्चों जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं, स्कैंडियम का बना के देखो। तो स्कैंडियम का बच्चों जब बनाते हैं तो स्कैंडियम का 21 होता है, लास्ट में क्या आएगा 4s2 3d1। अब हमसे बच्चों ये मत कहना कि सर जी ये पूरा बनाओ। अगर किसी बच्चे के मुंह से हमने सुन लिया कि पूरा बनाओ तो मोबाइल में से निकल कर ही हम तुम लोगों को डांट लगाएंगे, मोबाइल से निकल पड़ेंगे एकदम, और हम डांट लगा देंगे आप लोगों की। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात है। अगर पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बना रहे हैं तो बच्चों देखो 4s, तो इसके S में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों त्याग देगा तो ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगी। ठीक है। D के पास 1 है, ये भी अपना त्याग देगा क्योंकि ऊर्जाओं में ज्यादा अंतर नहीं होता है, तो D भी अपना त्याग देगा, तो 2 तो ये त्याग दिए और 1 ये त्याग दिया, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई +3 हो गई। तो देखो परिवर्तित हो रही है, मतलब कभी +2 भी हो रही है, कभी +3 भी हो रही है। तो स्कैंडियम की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या बच्चों कितनी हुई, न्यूनतम मिनिमम 2, और अधिकतम कितनी हुई +3। अधिकतम कितनी हुई बच्चों +3। आगे समझ में? अच्छा, क्लियर है इतनी बात? एक बार फिर समझ लेते हैं। संक्रमण धातुओं याद दिलाओ। हाँ, संक्रमण धातुओं के NS और N-1D कोश में ज्यादा अंतर ना होने के कारण NS भी अपने इलेक्ट्रॉन त्यागता है और N-1 भी अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जब NS इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ऑक्सीकरण संख्या +1 व +2 होती है, और यदि N-1D कक्षक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ऑक्सीकरण संख्या +2 से ज्यादा हो जाती है। हमने एग्जाम्पल लिया स्कैंडियम 21 का 4s2 3d1। अगर S त्याग रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या +2, अगर D त्याग रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या +3। +3 क्यों? क्योंकि 2 पहले त्यागे जा चुके हैं और 1 और त्याग दिया, तो टोटल कितने त्यागे गए 3, तो ऑक्सीकरण संख्या +3। अच्छा, यहीं पर अगर हम टाइटेनियम ले लें 22 होता है, तो यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा 22। तो 4s ने त्यागे +2, D ने पहले अपना 1 त्यागा तो +3, D ने अपना दूसरा वाला भी त्याग दिया तो ऑक्सीकरण संख्या +4। तो देखो ऑक्सीकरण संख्या चेंज हो रही नहीं हो रही है, परिवर्तित हो रही नहीं हो रही है, यही इसका रीजन था। आया समझ में? अब 3D श्रेणी में कौन कौन से तत्व कितनी कितनी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं वो हम तुम लोगों को समझाने जा रहे हैं। लेकिन हम पहले ये देख लें कि कितनी वीडियो हमारे पास अभी और है, क्योंकि पूरा चार्ट एक बनेगा, हम चेक कर लें पहले। उन्नीस मिनट है, 19 मिनट की वीडियो बन चुकी है। अब फटाफट एक हम चार्ट बना देते हैं, और अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो आप लोग बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। सिक टाई वी सर मन फी को नी कु जिन, जिंक है ये। तो पहले बच्चों अपवाद वाले कौन कौन से हैं? अपवाद वाला एक क्रोमियम है और एक कॉपर है। अपवाद वाले में 4s1 आता है या नहीं आता है? बिल्कुल आता है सर जी। तो ये तो +1 तो शो करेंगे ही करेंगे, है ना। अब +2 से स्टार्ट कर दो, याद करना है इसे, +2 +3, अभी बताए कैसे, फिर +2 +3 +4। अब आप अपने आप समझते रहिएगा
+2 +3 +4 +5, अपने आप समझते रहिएगा। थोड़ा +1 इधर लिख लेते हैं, +2 +3 +4 +5 +6, सॉरी +2 +3 +4 +5 +6 +7 +2 प्लस, अब 7 तक बढ़ा लो, अब कम करते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, +2 और +3 से स्टार्ट करना और +7 तक ऐसे ही बढ़ाते हुए चलते चले जाना। अब +2 +3 +4 +5 +6 कम करते चले आओ, +2 +3 +4 +5, +2 +3 +4 कम करते चले आए। अब लास्ट में जब कॉपर आओ तो +1 +2 और जिंक के लिए आओ तो फिर +2। ठीक है, समझ आया नहीं आया? तो ये थी ऑक्सीकरण संख्या। अब क्वेश्चन इस पे क्या आ जाता है, वो पूछ लेते हैं कि एमएन की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो बता दोगे +2। वो पूछेंगे एमएन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो बता दोगे +7। चार्ट आसानी से बना लोगे, +2 +3 से स्टार्ट करना, ये सीरीज याद होनी चाहिए, और +7 तक बढ़ा लो, फिर उसके बाद कम करते चले आओ। कहाँ तक कम करोगे? 4 तक, फिर +1 +2, या ये +1 वाला तो याद ही रहेगा, बस लास्ट वालों को +2 +2 को, लास्ट में जो 2 बचे +2 +2। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि क्रोमियम की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +1, क्रोमियम की अधिकतम कितनी है, +6, कॉपर की न्यूनतम कितनी है, +1, अधिकतम कितनी है, +2, Fe की न्यूनतम कितनी है, +2, Fe की अधिकतम कितनी है, +6। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय।